हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र में बचत और निवेश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बचत और निवेश प्रत्याशित और वास्तविक दोनों प्रकार के होते हैं। इनकी समानता किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से संतुलन होता है, इस बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में आमदनी, उपभोग, बचत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बचत और निवेश के संबंध में क्लासिकल विचारधारा और कीन्सियन विचारधारा दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे समक्ष यह बात आती है कि क्लासिकल विचारधारा के अनुसार बचत व निवेश में समानता ब्याज की दर में परिवर्तनों के माध्यम से पूर्ण रोजगार के बिंदु पर स्थापित होती है, जबकि कीन्सियन विचारधारा के अनुसार बचत और निवेश में समानता आमदनी में परिवर्तन के माध्यम से अल्प रोजगार के बिंदु पर भी स्थापित हो सकती है। बचत और निवेश इसके दो मुख्य रूप होते हैं, प्रत्याशित जिसे हम एक्स एंटे कहते हैं और वास्तविक एक्स पोस्ट जिसे हम कहते हैं। इनके दोनों रूप होते हैं और इनका उल्लेख विशेषतया स्वीडन के अर्थशास्त्रियों ने किया है। इनमें के विक्सेल, बर्टिल ओहलिन, लुंडबर्ग, लिंडहॉल और मिडल के नाम गिनाए जा सकते हैं। इनके विवेचन के अनुसार वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश का तो समान होना ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों के प्रत्याशित या जिसे हम नियोजित भी कह सकते हैं उनके रूप में अंतर पाए जाने की संभावना होती है। बचत और निवेश के प्रत्याशित और वास्तविक संतुलन पर विचार यदि हम करें तो यह उल्लेखनीय है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बाद में जब कीन्स के द्वारा बचत और निवेश की अवधारणा पर चर्चा की गई तो उसमें अकाउंटिंग इक्वालिटी या जिसे हम लेखा समानता कहते हैं और कार्यात्मक समानता जिसे हम फंक्शनल इक्वालिटी कहते हैं, इस पर भी चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यदि हम बचत और निवेश के एक्स एंटे और एक्स पोस्ट प्रत्याशित और वास्तविक संतुलन की चर्चा करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रत्याशित बचत क्या होती है। तो इस प्रत्याशित बचत को एक्स एंटे सेविंग्स, नियोजित बचत या प्लान्ड सेविंग भी कहा जाता है। यह वह बचत होती है जिसके होने की लोग आशा रखते हैं और इसके संबंध में पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है। दूसरी है वास्तविक बचत। इसे वास्तव में प्राप्त बचत, रियलाइज्ड सेविंग या अंत की बचत भी कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्याशित निवेश एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, इसे नियोजित निवेश प्लान्ड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। यह निवेश की वह राशि होती है जिसके होने के बारे में पहले से अनुमान लगाया जाता है। वास्तविक निवेश एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, यह अंत में निवेश की वास्तव में लगने वाली राशि होती है जिसे हम रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें उपभोग, बचत, निवेश, आमदनी दी गई है और दूसरे कॉलम में प्रत्याशित मूल्य और तीसरे कॉलम में वास्तविक मूल्य दिए गए हैं। तो यहाँ हम देखें तो वास्तविक बचतें सदैव वास्तविक निवेश के बराबर होती हैं, लेकिन तालिका में हम देखें तो दर्शाया गया है कि उसमें वास्तविक बचतें प्रत्याशित बचतों के बराबर नहीं हैं। यहाँ वास्तविक बचतें तो कहीं पर ज़्यादा हो रही हैं
जैसे वास्तविक बचतें 50 इकाई हैं और प्रत्याशित बचतें 40 इकाई हैं। मान लीजिए किसी वर्ष उपभोक्ता की आमदनी 120 इकाई हम प्राप्त करने की आशा रखते हैं, तो इसमें से वे 80 इकाई उपभोग को खर्च करने का इरादा रखते हैं और 40 इकाई बचत करने का इरादा रखते हैं। लेकिन फर्में नए संयंत्रों आदि में 50 इकाई निवेश करने का इरादा रखती हैं। इस प्रकार प्रत्याशित निवेश प्रत्याशित बचतों से अधिक है। यदि उपभोक्ता व व्यापारी अपनी अपनी योजनाएं लागू कर पाते हैं तो उपभोग 80 इकाई और निवेश 50 इकाई हो जाएगा और इससे आमदनी बढ़कर 130 इकाई पर चली जाएगी। क्योंकि अब भी उपभोग 80 इकाई है, जिससे बचत 50 इकाई अर्थात 130 माइनस 80 हो जाती है। इस स्थिति में बचत इज इक्वल टू निवेश मतलब 50 इकाई के बराबर हो जाता है। अतः यदि प्रत्याशित निवेश प्रत्याशित बचतों से अधिक होता है तो प्रत्याशित उपभोग व निवेश की राशियों को लागू करने पर आमदनी बढ़ जाएगी और अंत में वास्तविक बचतों और वास्तविक निवेश बराबर हो जाएंगे। ये दोनों यहाँ पर 50 इकाई हो जाते हैं। यहाँ पर यदि हम दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करें तो यहाँ पर भी पहली कॉलम में चल राशि, दूसरे में प्रत्याशित मूल्य, तीसरे में वास्तविक मूल्य दिए गए हैं। इस तालिका के अनुसार आमदनी 120 इकाई रहने की आशा है। यहाँ प्रत्याशित उपभोग 80 इकाई है, लेकिन प्रत्याशित निवेश केवल 30 इकाई अनुमानित किया गया है। इसलिए वास्तविक आमदनी केवल 110 इकाई होगी। 80 इकाई उपभोग व निवेश 30 इकाई। चूँकि उपभोक्ता अपने इरादों के अनुसार 80 इकाई ही खर्च करेंगे, इसलिए वास्तविक बचतें 30 इकाई होंगी। इस स्थिति में वास्तविक बचतें और वास्तविक निवेश इज इक्वल टू 30 इकाई होंगे, लेकिन प्रत्याशित बचतों के प्रत्याशित निवेश से अधिक होने के कारण वास्तविक आमदनी गिर जाएगी। इस प्रकार ऊपर के दोनों उदाहरणों से एक सिद्धांत समझ में आया है कि एक्स एंटे या प्रत्याशित निवेश के प्रत्याशित बचतों से अधिक होने पर वास्तविक आमदनी प्रत्याशित आमदनी से अधिक होगी तथा प्रत्याशित निवेश के प्रत्याशित बचतों से कम होने पर वास्तविक आमदनी प्रत्याशित आमदनी की तुलना में घट जाएगी। इस विवेचन से यह भी स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्री कभी कभी बचतों और निवेश में असमानताओं की बात क्यों करते हैं। इनके प्रत्याशित रूपों में तो अंतर संभव है, लेकिन इनके वास्तविक रूपों में समानता आवश्यक रूप से होती है। आमदनी में सदैव परिवर्तन होते रहेंगे और उसी के माध्यम से समाज की वास्तविक बचतें व वास्तविक निवेश परस्पर समान बने रहेंगे। प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि प्रत्याशित बचतों व प्रत्याशित निवेश में अंतर क्यों होता है। इसका उत्तर स्पष्ट है कि बचतें और निवेश समाज के विभिन्न समूहों के द्वारा की जाती हैं और उनके कारण भी अलग अलग होते हैं। बचतें परिवार, निगमों, कंपनियों तथा सरकार के द्वारा की जाती है। निवेश निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है। यह स्वदेशी व विदेशी तथा स्वायत्त और प्रेरित किस्म का हो सकता है। इसी प्रकार देश में बचतें कई तत्वों से प्रभावित होती हैं, जैसे ब्याज की दर, आमदनी, आय का वितरण, सीमा, कीमत स्तर, भावी पारिवारिक आवश्यकताएं, बुढ़ापे की जरूरत आदि। निवेश पर भी कई तत्वों का प्रभाव होता है, जैसे ब्याज की दर, राजनीतिक दशाएं, प्रतिफल की आशाएं, मांग की प्रत्याशाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, प्रोजेक्ट की लागत आदि। इसलिए प्रत्याशित या नियोजित या वांछित बचतों का प्रत्याशित या नियोजित या वांछित निवेश के बराबर होना संभव नहीं होता है। इसी कारण प्रायः इनमें असमानता पाई जाती है। इस प्रकार वास्तविक बचतों और वास्तविक निवेश में अंत में समानता स्थापित हो जाती है। प्रत्याशित बचतों व प्रत्याशित निवेश पर कई प्रकार के प्रत्याशाओं, संभावनाओं और अनिश्चितताओं का प्रभाव पड़ता है और इस कारण
उनमें असमानता पाया जाना संभव है, लेकिन अंत में संतुलन में वास्तविक बचतें वास्तविक निवेश की बराबर हो जाती हैं। प्रत्याशित और वास्तविक बचतें, प्रत्याशित और वास्तविक निवेश के संबंधों को हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के माध्यम से भी आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि क्लासिकल विचारधारा के अनुसार प्रत्याशित बचत, वांछित या प्रत्याशित निवेश के बीच में समानता ब्याज के परिवर्तनों के माध्यम से पूर्ण रोजगार बिंदु पर स्थापित होती है, जिसके अनुसार बचत ब्याज का प्रतिफल है और निवेश भी ब्याज का प्रतिफल है, यानी S इज ए फंक्शन ऑफ R, I इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R। R यहाँ पर ब्याज की दर का सूचक है, S बचत का सूचक है और I इन्वेस्टमेंट का सूचक है, तथा बचत व निवेश प्रत्याशित और नियोजित है। इसलिए जब भी बचत की मात्रा निवेश की मात्रा से कम होती है तो ब्याज की दर बढ़ेगी, जिससे निवेश में कमी आएगी, निवेश में कमी आएगी और बचत में वृद्धि होगी और अंत में पुनः बचत की मात्रा निवेश की मात्रा के बराबर हो जाएगी। इसके विपरीत यदि बचत की मात्रा निवेश की मात्रा से अधिक हो जाती है तो ब्याज की दर घटेगी, जिसके फलस्वरूप निवेश बढ़ेगा और बचत घटेगी और अंततः दोनों ब्याज की पूर्व दर पर समान हो जाएंगे। तो लेकिन कीन्स के द्वारा क्लासिकल दृष्टिकोण की आलोचना की गई है। कीन्स के मतानुसार बचत और निवेश में समानता आमदनी के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती है, न कि ब्याज की दर के परिवर्तनों के माध्यम से। कीन्स का कहना है जब इन्वेस्टमेंट सेविंग से अधिक होता है तो गुणक के जरिए आमदनी बढ़ती है और उससे भी बचत बढ़ती है और आगे चलकर इन्वेस्टमेंट और सेविंग में समानता स्थापित हो जाती है। कीन्स के अनुसार बचत और निवेश की समानता अल्प रोजगार की दशा में भी स्थापित हो सकती है। उनके अनुसार पूर्ण रोजगार पर समानता तो एक विशेष और आकस्मिक स्थिति ही होती है, जो कि सामान्यतः नहीं पाई जाती। तो कीन्स ने इन आधारों पर इनकी आलोचना की है। कीन्स ने बचत और निवेश की समानता का विवेचन दो प्रकार से किया है, लेखे की समानता और कार्यात्मक समानता, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वालिटी और फंक्शनल इक्वालिटी भी कहते हैं। तो लेखे की समानता, जिसे हम तार्किक तत्समक या लॉजिकल आइडेंटिटी भी कहते हैं, लेखे की समानता राष्ट्रीय लेखा पद्धति में प्रयुक्त की जाती है। इसके अनुसार सांख्यिकी अर्थ में वास्तविक बचत व वास्तविक निवेश आमदनी के किसी भी स्तर पर सदैव समान होते हैं। लेखे के रूप में बचत और निवेश की यह समानता राष्ट्रीय खर्च, राष्ट्रीय आय, उपभोग, बचत व निवेश की परिभाषाओं के माध्यम से स्थापित की जाती है। तो इस प्रकार निवेश और बचत हमेशा समान होते हैं, क्योंकि दोनों ही आय व उपभोग के अंतर से स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार कीन्स का कहना है कि बचत और निवेश की लेखे की समानता मात्र एक पारिभाषिक समानता होती है। यदि हम कार्यात्मक समानता की बात करें तो कीन्स के अनुसार बचत और निवेश के बीच कार्यात्मक समानता संपूर्ण अर्थव्यवस्था में इनके वास्तविक परिवर्तनों और समायोजनों के माध्यम से स्थापित होती है। यह समानता आमदनी के संतुलन स्तर पर स्थापित होती है और इस समानता के स्तर पर ही हम उस अर्थव्यवस्था का संतुलन पाते हैं। तो इस प्रकार से कीन्स ने लेखे की समानता और कार्यात्मक समानता को प्रस्तुत किया है। बचत और निवेश के माध्यम से संतुलन में कुछ लेखकों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज भी यूज किए हैं, जैसे एक तो बैकडोर विधि भी कहते हैं, और यह संतुलन एडी और एएस समग्र मांग और पूर्ति के माध्यम से भी निकाला जाता है। यदि यह समानता बचत और निवेश के माध्यम से संतुलन जो आमदनी के द्वारा करते हैं उसे हम बैकडोर विधि कहते हैं, और यदि यही परिणाम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के माध्यम से होता है तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने उसे फ्रंट डोर भी कहा है। तो इस प्रकार से बचत और निवेश
की प्रत्याशित और वास्तविक अवधारणाओं के बारे में हमने क्लासिकल और कीन्सियन विचारों का अध्ययन किया। धन्यवाद।